जय हिंद व्यूवर्स। आर्मी की एक ऑफिसर्स एंट्री जज एडवोकेट जनरल, जी हाँ, जुडिशरी ब्रांच में या लॉ ग्रेजुएट के लिए एंट्री है। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे बारे में तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल जो लॉ ग्रेजुएट हैं। किसके लिए? शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एंड जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। आप इस तरह के ब्रांच में जाएंगे। देन एलिजिबिलिटी जैसे स्टैंडर्ड है इंडियन सिटीजन और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एज लिमिट 21 से 27 ईयर्स तक एज ऑन 1 जुलाई 21 तक। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद नहीं होना चाहिए, मतलब 95 ना हो एंड देन इसके पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 99 नहीं होना चाहिए। दोनों डेट ये मिला के, ये वाली डेट एंड ये वाली डेट। और साथ में जो कि स्टैंडर्ड होता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी मैट्रिक एंड सेकेंडरी स्कूल का जो एग्जाम सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन हो, या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते समय लगा रहे हैं वही माना जाएगा। इसके अलावा कोई जो चेंजेज है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। देन क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% एग्रीगेट, एग्रीगेट है एलएलबी डिग्री जो या तो 3 इयर्स की प्रोफेशनल डिग्री हो ग्रेजुएशन के बाद, या 5 इयर्स की आफ्टर 10+2। और ये भी ध्यान देने वाली है कि कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट की जो बार काउंसिल है वो। एंड कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि स्टैंडर्ड है। वैकेंसीज 6 मेल के लिए, 2 फीमेल लेडी के लिए, सो टोटल 8। देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो ये एंट्री है परमानेंट कमीशन नहीं है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मतलब इनिशियली में आप पहले 10 इयर्स के लिए आपका इंगेजमेंट होगा जो कि 4 साल और बढ़ाया जा सकता है सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट एंड योर मेडिकल फिटनेस। मतलब आपकी जो टोटल सर्विस है वो इनिशियल में शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 इयर्स की होती है दोनों मेल एंड फीमेल के लिए। और जो ऑफिसर्स 10 इयर्स के बाद सर्विस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको परमानेंट कमीशन के लिए भी सोचा जा सकता है सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट लाइक मेडिकल फिटनेस एटसेट्रा। इसके अलावा कमीशन रेलिवेंट पॉलिसीज जो भी टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज होती हैं अपडेट उसके अकॉर्डिंग है। एंड कैंडिडेट जो परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको 4 साल और, मतलब टोटल 14 इयर्स, पहले तो आपने 10 के लिए ज्वाइन किया था उसके बाद आपको 4 साल और देके टोटल 14 इयर्स तक सर्विस आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा विदाउट एनी पेंशन। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि डिफेंस में पेंशन के लिए मिनिमम जो सर्विस है वो 15 इयर्स है। तो एक तरह से कहें तो ये चीजें जानबूझ के प्लान की गई है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन का लोड न पड़े। तो इसीलिए पहले आपको 10 इयर्स के लिए लिए, उसके बाद आपको 4 इयर्स का और एक्सटेंशन देके 14 इयर्स किया, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है पहले आपने 10th ईयर किया 10 साल किए और 10 साल में आप यदि जो भी मेल या फीमेल आगे सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको जो भी है आगे 10 इयर्स के लिए आपको परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है। मतलब परमानेंट कमीशन आपको 10th ईयर्स ऑफ सर्विस में, सर्विस के 10वें साल में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जा सकती है। लेकिन 10 साल के बाद 4 साल होने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं है जिनको करना है तो, अदरवाइज मिनिमम आप 10 इयर्स तो आप कर ही सकते हैं। देन 6 मंथ्स का आपका एक प्रोबेशन पीरियड होगा, वो होगा आपकी कमीशन लेने के बाद। देन उसके बाद यहाँ पे एक ये भी है कि यदि कोई प्रोबेशन पीरियड में अनसुटेबल पाए जाते हैं तो उनको या तो प्रोबेशन पीरियड के पहले या प्रोबेशन पीरियड की एक्सपायरी के बाद उनको सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। देन एंटी डेट, कोई बैकडेट सीनियरिटी नहीं है इसमें। देन टर्मिनेशन ऑफ कमीशन, कमीशन से आपको टर्मिनेशन मतलब सर्विस से रिलीज होने के कुछ और भी नियम है जो कि आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिसकंडक्ट है,
तो आपका यदि बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया तो आपको सर्विस से बाहर। देन मेडिकली अनफिट हैं आप यदि, या गवर्नमेंट ऐसे महसूस करती है कि आपकी सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है आर्मी को, गवर्नमेंट को, या आपने जो प्रिस्क्राइब टेस्ट है या कोर्स है उसको क्वालिफाई नहीं किया है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 3 महीने की नोटिस देकर, आप 3 महीने की नोटिस देकर के आप सर्विस से, आप नोटिस देंगे और आप सर्विस से कंपसनेट ग्राउंड पे, जी हाँ, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। एंड जो ऑफिसर इस ग्राउंड पे रिटायरमेंट लेंगे, मतलब तो उनको किसी तरह की टर्मिनल जो ग्रेचुटी है, जो लमसम अमाउंट है, वो नहीं दिया जाएगा। मतलब सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी आप 3 महीने का नोटिस दे करके आप कंपसनेट ग्राउंड पे रिलीज हो सकते हैं विदाउट एनी टर्मिनल ग्रेचुटी। देन रिजर्व लाइबिलिटी का मतलब है ये कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो रिलीज हैं पहले या रिलीज के बाद भी उनके पास एक रिजर्व लाइबिलिटी होती है, ताकि वो 5 years और +2 years ऑन वॉलंटरी बेसिस, मतलब आपको सर्विस देना पड़ेगा जब कभी किसी तरह की कंटिजेंसी या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़ती है आर्मी की। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुनने में आया था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, मैं नेवी से रिटायर्ड हूं तो मैं नेवी की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि जो मेडिकल सेलर, जो मेडिकल स्टाफ सर्विस से रिटायर हुए हैं, उनको वापस बुलाने के लिए, ये कोविड के वजह से, तो इसमें टर्म्स है कि 2 years तक सर्विस आपको रिकॉल कर सकती है, बुला सकती है, या इस तरह की लाइबिलिटी है। तो सेम बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि 37 years तक विमेन को या 40 years तक मेन को बुला सकती है, और बाकी जो इसमें था कि 5 years + 2 years, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता है। ट्रेनिंग पीरियड आपके 49 वीक्स की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होगी। जो कैंडिडेट मेरिट में एंड अवेलेबल जो वैकेंसी है या और जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, उन्हीं को ये ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। देन एक इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड विद मैरिज एंड आपके पेरेंट्स गार्जियन के साथ रहने के लिए। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, ये तो सबको मालूम होगा आपको, तब तक आप शादी नहीं कर सकते और साथ में अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद ये है कि जब तक आपका फुल कोर्स नहीं हो जाता ओटीए में, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। तीसरी बात कि आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, तो आप भी शादी नहीं कर सकते। यदि ऐसा कुछ केस होता है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एंड एक और बात कि आपने जब शादी कर लिया तो आपको जो भी ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको ट्रेनिंग से तो सर्विस से निकाला जाएगा, और साथ में जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट आया हुआ है वो आपसे वसूला जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। देन जो भी कैंडिडेट प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में पूरा कर लेंगे, ओटीए चेन्नई में जो 49 वीक की ट्रेनिंग थी, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से उनको ये पीजीडी डीएमएसएस दिया जाएगा, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। देन ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप किसी अदर देन मेडिकल ग्राउंड या और कोई रीजन जो आपके कंट्रोल से बाहर है, मतलब डिसिप्लिनरी एटसेट्रा ग्राउंड पे आप सर्विस से निकाले जाते हैं, तो आपसे ये 12,900 रुपीज आपसे पर वीक वसूला जाएगा, और जो हर ईयर 8% पर एनम से इंक्रीज होगा। और बाकी ये जो चीजें यहाँ पे है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और जब जैसा रिवीजन होगा इस नियम का। देन जो फाइनल एलोकेशन है आर्म्स या सर्विसेज, जिस ब्रांच में आप जाने वाले हैं, जिस कैडर में जाने वाले हैं, तो वो जो चीज डिसाइड होगा वो आपकी पासिंग आउट परेड से पहले हो जाएगा। ये प्रमोशनल क्राइटेरिया, आप जब सर्विस ज्वाइन करेंगे, आपने ट्रेनिंग कर ली, तो ऑन कमीशन, कमीशन में होने के बाद आपकी पहली रैंक होगी लेफ्टिनेंट, जो कि नेवी की सब लेफ्टिनेंट एंड एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट है। फिर आप जब सर्विस की आपकी 2 years कंप्लीट हो जाएगी तो कैप्टन, देन 6 years पे मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ये आपका रैंक होगा। ये आपकी पे स्केल, ये आप पे लेवल 10 में आएंगे स्टार्टिंग में कमीशन होने के बाद, जो कि धीरे धीरे पे लेवल 14 तक जाएगा, मेजर जनरल रैंक तक। देन आपको मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी मिलेगा 15,500 पर मंथ फिक्स। देन फिक्स स्टीपेंड, कुछ भत्ता है जो कैडेट को ट्रेनिंग में मिलता है, वो होगा 56,100 पर मंथ।
एंड आपकी सक्सेसफुल कमीशनिंग के बाद, पूरी ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो लेवल 10 में रखा जाएगा। एंड जो भी आपका ये आपका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है उसको आप कमीशनिंग सर्विस में नहीं लेंगे, लेकिन जो भी आपका एरियर बनता है वो इस ट्रेनिंग पीरियड में वो आपको दिया जाएगा। देन कुछ और अलाउंस, डियरनेस महंगाई वाला जो अलाउंस है वो, देन पारा अलाउंस, ALLC का मतलब है ये अलाउंस, पारा रिजर्व अलाउंस, पारा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस, डिफरेंट ये जो भी कोर्स करके आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेज टेक्निकल अलाउंस 1 and 2। देन आपकी रैंक एंड एरियाज ऑफ पोस्टिंग के अनुसार आपकी कुछ और अलाउंस इस तरह होंगी। ये आपका रैंक एंड एबव जो भी पे लेवल जो है आपका ये रहे। एंड देन हाफा, हाफा का मीनिंग होता है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया जिसको माने जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है। इनफैक्ट R1H2 सिंपल में R का मतलब होता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ओके, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जहां पे हाई है, तो इसमें बनाया गया है। कई तरह की कैटेगरी है, R1H2, R2H2 इस तरह की। देन FD एरिया मतलब फील्ड एरिया अलाउंस, एंड मॉड FD मतलब मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। तो डिफरेंट तरह के जो रिस्क फैक्टर है, फील्ड एरियाज है, उसके अनुसार आपकी रिस्क अलाउंस बनेगी। देन हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आप ऊंचे जगह पे हैं, हाइट काफी है जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस तरह की ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। देन सियाचिन अलाउंस, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, तो वहां पे आपको ये अलाउंस मिलेगा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। देन यूनिफॉर्म अलाउंस, आपके यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेसेस के लिए आपको 20,000 पर ईयर का एक अलाउंस दिया जाएगा। देन राशन इन काइंड, आपको राशन भी मिलेगा, आप पीस टाइम में है तो भी एंड फील्ड एरिया में है तो भी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देन ये आपकी जो आपको बोले सिंपल में आने जाने के लिए, तो ये पे लेवल 10 एंड एबव के लिए है। एक हायर TPTA अलाउंस है जो 7,200 प्लस डी है, डियरनेस अलाउंस के साथ मिलेगा, और दूसरे जो प्लेसेज हैं उनके अनुसार ये मिलेगा। हायर TPTA अलाउंस जो है जिसको बोलते हैं, वो इन सब सिटीज में मिलेगा जहां पे हायर, तो ये आपका बनता है इन सब सिटीज में। बाकी जो दूसरे सिटीज हैं उसमें ये बनेगा। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पे एक और बात है, ये इसका नोट 2 है, द अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल, जो सर्विस में है और जिनको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट दिया गया है, बहुत बेसिक बात है, तो उनको किसी तरह का ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलने वाला। देन ये चीजें आपके लिए तो जरूरत नहीं है अभी, जो पे लेवल 14 में है या उसके अबव है, तो या तो वो ऑफिशियल कार यूज कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर वो TPT अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इस रेट से वो ले सकते हैं। देन आपको अलाउंस तब नहीं दिया जाएगा जिस महीने में आप अलाउंस की बात कर रहे हैं और उस पूरे महीने में आप छुट्टी पर हैं। देन फिजिकली डिसेबल सर्विस पर्सनल, वो जो है उनको डबल रेट पे दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम ये उनका रहे। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये 2,250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पहले 2 बच्चों के लिए दिया जाता है जो कि माने है सर्वाइविंग है, एंड ये नर्सरी से लेके 12th क्लास तक होता है। ये जो रीइंबर्समेंट है वो साल में एक बार किया जाता है। ओके, एंड ये सर्टिफिकेट स्कूल से या जो भी आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वहां से मिल जाएगा कि ये बच्चा है हमारा पढ़ाई कर रहा है। एंड देन जो भी ये रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा 25% जब डियरनेस अलाउंस आपकी 50% हो जाती है। ये सब नियम कानून है, इधर इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। देन आपकी जो हॉस्टल सब्सिडी है बच्चों की, वो इतना पर मंथ रहेगा, एंड ये जो सब्सिडी है वो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक मिलेगा। एंड ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये टाइम टू टाइम ये जो अलाउंस है वो रिवीजन होते रहेंगे। अब आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जिसको आप शॉर्ट में AGI भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप की स्टीपेंड शुरू हो जाती है, आप कैडेट बन जाते हैं, तो आपको एक 75 लाख रुपीज की इंश्योरेंस हो जाती है, जिसके लिए आपको हर मंथ में 5,000 रुपीज पे करना होता है इस स्कीम के लिए। बेसिकली एक इंश्योरेंस है ये। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कैंडिडेट, जो पर्सनल वो मेडिकल ग्राउंड पे डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिडेटेड होते हैं, वो उनको सर्विस से रिलीज किया जाता है, और जिनको पेंशन का अधिकार नहीं है तो उनको 100% डिसेबिलिटी होने पे ये 25 लाख रुपीज दिया जाता है।
और जब आप समझ सकते हैं कि 100% डिसेबिलिटी पे 25 लाख रुपए, तो यदि उनको रिलीज होते समय उनकी डिसेबिलिटी यदि 20% है तो ये इस रेशियो के हिसाब से ये 5 लाख हो जाता है। अदरवाइज यदि जिनकी डिसेबिलिटी 20% से कम है तो उनको एक अमाउंट दिया जाता है 50,000, जो कि एक कम अमाउंट है, और इस पे काफी डिबेट भी चल रहा है कि कई बार एनडीए से या नेवल एकेडमी से जो कैडेट हैं वो लास्ट टर्म में किसी वजह से इस डिसेबिलिटी की वजह से मे बी 20, 40, 50, 100% डिसेबिलिटी से बाहर आते हैं, तो वो कम अमाउंट मिलता है उनको। तो इस पे काफी डिबेट चल रहा है इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए। एक और बात, डिसेबिलिटी यदि किसी अल्कोहल की वजह से या ड्रग एडिक्शन की वजह से हो रहा है, या आपकी कोई पहले से इनरोलमेंट से पहले सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपकी कोई डिजीज थी, उस वजह से हो रहा है, तो आपको ये सब अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये भी बात है कि यदि कोई कैंडिडेट को डिसिप्लिन ग्राउंड से सर्विस से बाहर किया जा रहा है तो भी उनको इस तरह का अमाउंट जो है नहीं मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ये सब क्लिक करेंगे, देन एक एक करके ऑप्शन आएगा। हमेशा ध्यान रखना है आप सेव कंटिन्यू करेंगे। जब आपको सेव कंटिन्यू करेंगे तो एक समरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने फिल किया हुआ आएगा। यदि आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन ओके है, तब जाके आप फाइनली सबमिट करें। मतलब दो बार आपको मौका दिया जाएगा इसको करने के लिए। एक बार जब आपने फाइनल सबमिट कर दी तब आप कुछ उसमें कर नहीं सकते। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको 2 कॉपी इसका प्रिंट आउट लेना है। कब लेना है? ये फाइनल क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी उसके 30 मिनट के बाद आपको 2 कॉपीज प्रिंट लेना है अपनी एप्लीकेशन की, जिसमें रोल नंबर रहेगा। देन आपको ये सलाह दी जाती है कि पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ें इसको फिलअप करने से पहले, ताकि आप कुछ मिस्टेक ना करें, और यदि मिस्टेक होगा तो फाइनली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देन इंपॉर्टेंट कुछ बातें और, नो चेंज ऑफ डिटेल सबमिटेड इन ऑफलाइन एप्लीकेशन। आपको दो बार मौका दिया गया तो आपको कोई उस एप्लीकेशन में आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार जब वो एप्लीकेशन क्लोज हो गया तो। देन जो भी आपके ग्रेड्स हैं तो जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपको कन्वर्ट करके उसमें फिल करना पड़ेगा। कोई आपकी उसमें कमी नजर आती है, कुछ डिस्क्रिपेंसी, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत डिटेल भरा, तो आपकी भी जो कैंडिडेचर है वो एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे। देन कैंडिडेट का नाम या उनके पेरेंट्स का नाम, जो भी उनका आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने जो फिल किया है वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो फिर भी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी एप्लीकेशन को। देन सेल्फ अटेस्टेड जो है वो डॉक्यूमेंट की कॉपी ओरिजिनल के साथ आपको एसएसबी सेंटर पे, सिलेक्शन सेंटर पे लेके जाना है, जिसमें आपकी ये 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन भी रहे। जो आपने एप्लीकेशन 2 कॉपी प्रिंट लिया था, 1 कॉपी लेके जाना है, और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साथ में आपको मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट एटसेट्रा भी आपको लेके जाना है। इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट को ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम या पेरेंट्स नेम, फादर या मदर के लिए इसको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लाइक एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी के फादर, मदर या पेरेंट्स का नाम जो है वो आपकी सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो दूसरी जो डॉक्यूमेंट है लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करना होगा। और ये जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया हुआ है वो सारी चीजें इसमें सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए जो आप डॉक्यूमेंट अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं एसएसबी सेंटर पे। देन साथ में वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीरियल 2 नहीं है वहां पे, वही सीरियल 1 था, उसके बाद 2 मिसिंग है, ये सीरियल 3 सीधा। तो 12th क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन की आपकी जो है डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, इन केस आपका 3 इयर्स एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन है तो, देन आपकी एलएलबी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, देन मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स या सेमेस्टर्स, देन रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट जो भी है, देन सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब ये जो फॉर्मूला सिंगुलर का ये प्लूरल है, इसमें ई लग जाता है, तो दिस इज फॉर्मली।
देन अ कैंडिडेट डजंट कैरी एबव डॉक्यूमेंट फॉर द एसएसबी। यदि आप ये सब लेके नहीं जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बोला गया है, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे, कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। देन आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, ओरिजिनल को वेरीफाई करने के बाद आपको सेम सेंटर द्वारा, एसएसबी द्वारा आपको उसको वापस कर देंगे, उस डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। देन सेकेंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट, ये जो है वो आपको अपने पास ही रखना है रेफरेंस के लिए, इसको कहीं पे भी आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। देन आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ही भरना है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन जो कि स्टैंडर्ड होता है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भरना है। यदि इस तरह की कुछ चीजें आप करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। देन जो कैंडिडेट आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको अपने जो स्टैंडर्ड है, जो सर्विस पर्सनल है, वो ये बात जानते हैं, उनको कमांडिंग ऑफिसर से लिखित में ये सारी चीजें का परमिशन लेना है, इन्फॉर्म करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एप्लीकेशन को उनको भेजना है। फिर जैसा आर्मी आपको बुलाएंगी एसएसबी के लिए, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये ध्यान देंगे। आपकी जो एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, तो इसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए पूरा जो अधिकार है वो IHQ MOD इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी के हाथ में है। इसमें और किसी की सुनवाई नहीं होगी। इसमें जो जो आपकी जो सेंटर अलॉटमेंट है वो आपको ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा, और जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको इंटरव्यू डेट के लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे वो चीज़ें अपना चूज करना है। यदि आप नहीं चूज करते हैं या नहीं अलॉट होता है तो ये पूरा उनका अधिकार है, वो फिर बाद में अपने अनुसार वो सिलेक्शन सेंटर जो है वो अलॉट कर देंगे, इंटरव्यू डेट भी दे देंगे। देन इस तरह की जो डेट है फॉर एसएसबी में बी फॉरफिटेड। यदि आपको ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है एसएसबी डेट को चूज करने का, तो वो चीजों को उसको वो लोग छीन भी सकते हैं। यदि कुछ ऐसा उनके पास ऐसे अनएक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में आपसे जो ये ऑप्शन दिया जा रहा है वो छीना भी जा सकता है। मतलब कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस में ये आपको सीधा वो अलॉट कर सकते हैं। देन जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को, ये 4 सेंटर हैं इंडिया में, इलाहाबाद यूपी, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, एंड देन कपूरथला पंजाब। यहाँ पे में से 4 में से किसी एक सेंटर पे आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगी। एंड देन ये जो अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर है वो टोटल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग IHQ MOD आर्मी के हाथों में है। इसमें कोई चेंजेस के ऊपर कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देन आपकी एसएसबी जो है वो 2 स्टेज की सिलेक्शन प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे उन्हीं को आगे सेकेंड स्टेज में 5 डेज के लिए और रहने दिया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाएंगे उनको उसी दिन रिटर्न होना पड़ेगा। एंड बाकी की जो चीजें हैं, जो लोग फर्स्ट सेकेंड स्टेज भी क्लियर करेंगे तो उनका मेडिकल हो जाएगा उसी एसएसबी सेंटर पे। मेडिकल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है या आपकी जो एसएसबी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट से। देन जो कैंडिडेट एसएसबी क्लियर कर लेंगे और जो मेडिकली फिट हो जाएंगे, उनको फिर ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा मेरिट के अनुसार, जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके अनुसार, या और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसके लिए आप इंडियन आर्मी की इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मेरे 2 वीडियोज हैं। हाल ही में ये 5 दिन पहले मैंने CAPF का कंप्लीट मेडिकल स्टैंडर्ड का वीडियो बनाया, ये ऑफिसर्स एंट्री के लिए। और इसके पहले नेवी की फुल मेडिकल की जो वीडियो है ये सोल्जर एंट्री की है। तो आप दोनों वीडियो से ये सारी चीजें, इसमें जो दी गई सारी इंफॉर्मेशन वो इसमें है, तो आप ये देखें। ये ऑफिसर्स का मेडिकल है तो इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक और बात, यदि ये पूरी जो आपकी मेडिकल बोर्ड होगी, जो पूरा आपका मेडिकल चेक होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, किसी भी कीमत पे किसी को बताया नहीं जाएगा। और जो भी स्टैंडर्ड है वो मेडिकल बोर्ड पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का, आर्मी का एक रिटेन में सारी चीजें हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। देन आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस बनती है। आप एसएसबी के लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए एक बार जाते हैं पहली बार, तो आपको 3rd AC का आपको फेयर इंटाइटल्ड है, या बस का फेयर इंटाइटल्ड है। ओके, आप दूसरी बार जाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा।
और इस मैटर पे कोई भी तरह की आपकी क्लैरिफिकेशन है तो आप जो पर्टिकुलर सिलेक्शन सेंटर है वहां से क्लैरिफाई कर लेते हैं, कर लीजिए। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपने एसएसबी में जो मार्क्स लेके आए हैं उसके अनुसार बनेगी। इन केस एसएसबी के मार्क्स आपके सेम हैं तो जो कैंडिडेट जिनका एज हाई है, ज्यादा एज वाले हैं, उनको प्रेफर किया जाएगा। इन केस एसएसबी का मार्क्स प्लस एज दोनों इक्वल है तो जो कैंडिडेट अपना ये जो क्वालिफिकेशन है उसमें जिसने हायर मेरिट है उसको चूज किया जाएगा। आपकी जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपकी एलएलबी का जो मार्क्स है वही लास्ट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देन जैसे ही आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो कुछ पर्सनल रेस्ट्रिक्शन एज पर आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, जैसा कि हर सोल्जर के संग, हर डिफेंस पर्सनल के संग होता है। देन आपकी इंटरव्यू डेट या सेंटर का चेंज का कोई भी रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको कभी भी पाया गया कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको यूपीएससी एग्जाम में बैठने से डिबार किया गया है, तो इससे कैंडिडेट भी अलाउ नहीं है। देन कैंडिडेट जो है वो एनडीए, आईएमए, ओटीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, बेसिकली सर्विसेज की ये सारी ऑफिसर्स एकेडमी है, तो वहां से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे आपको बाहर न किया गया हो। यदि वहां से आप बाहर किए गए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। देन कैंडिडेट कभी अरेस्ट नहीं हुआ होना चाहिए या आपको दंडित नहीं किया जाना चाहिए कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कोई भी केस में। देन आपके मन में कई सारे सवाल होंगे सिलेक्शन सेंटर को लेके, इंटरव्यू को लेके, मेरिट लिस्ट को लेके, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन को लेके और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो आप ये आर्मी की वेबसाइट में जाके ये फीडबैक क्वेरी सेंटर में आप चीजें आप देख सकते हैं। देन पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नोटिफिकेशन को वेबसाइट में जो टिकस दिए गए हैं, टिकस मतलब जो छोटे छोटे चीजें इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन और सारी चीजों को वेबसाइट पे जो दिया गया है उसको आप पढ़ लें पहले, उसके बाद ही कहीं पे कुछ आप क्वेरीज के लिए अपना रिक्वेस्ट डालें। लास्ट टाइम में रश ना हो क्वेरीज का, तो इसलिए उनका कहना है कि जो एप्लीकेशन बंद होने से के 3 दिन पहले तक जो क्वेरी होंगी उसी को इंटरटेन किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 6 में से ऑलरेडी ओपन हो चुकी है शाम 3 बजे से, एंड ये ओपन रहेगी 4 जून शाम के 3 बजे तक। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।